हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति की बात करेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृति यहाँ देखेंगे तो तांबा और पत्थर दोनों का मिश्रण, यानी इस युग में तांबा और पत्थर दोनों का युग कहा जाता है। यानी आप इसमें देखेंगे तांबा का भी यूज होगा और पत्थर का भी यूज होगा। हम सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग किया गया वो तांबा था, और उसके बाद मानव ने उसमें टीन मिलाकर कांस्य युग की शुरुआत की। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन तकनीकी तौर पर देखा जाएगा तो नवपाषाण काल के बाद के काल को क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लेकिन भारत में अधिकतम साक्ष्य की बात करेंगे तो ये हड़प्पा काल के साक्ष्य की बाद आएगा। अधिकतर साक्ष्य जो मिला है वो हड़प्पा कालीन संस्कृति के बाद का साक्ष्य मिलता है। इसलिए ये तकनीकी तौर पर तो है कि नवपाषाण काल जो संस्कृति है उसके बाद ही आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारत में हड़प्पा संस्कृति के बाद ही अधिकतर इसका साक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम दो प्रकार के देख सकते हैं स्थल। एक प्राक का हड़प्पाई क्षेत्र का स्थल देखेंगे, दूसरा उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र का स्थल देखेंगे। प्राक का हड़प्पाई मतलब हो गया कि हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत जब हुई उससे पहले का जो भी संस्कृति है उसको प्राक हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का इतिहास। इसमें दो स्थल ज़्यादा नाम आता है, कालीबंगा और बनावली। जैसा हम जानते हैं कि कालीबंगा और बनावली ये दोनों हड़प्पाई संस्कृति का हिस्सा है। और ये अभी जो विद्वान है, अधिकतर विद्वान का मानना है कि इस संस्कृति का विकास जो है वो कालीबंगा से हुआ है, हड़प्पाई संस्कृति का विकास। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ये दोनों स्थल का भी चर्चा होगा। उसके बाद इसमें कुछ देखते हैं, अधिकतर आता है ताम्रपाषाण कालीन में भारत में स्थान की बात किया जाए तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र में आता है। यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद का जो काल था 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, यहाँ तक कि 700 ईसा पूर्व तक भी चला है। एक संस्कृति है जो 700 ईसा पूर्व तक ही भी चला है। इसमें बहुत सारे स्थल आएगा, हम दो ही स्थल अभी तक लिखे हैं, दाइमाबाद और इमामगांव। ये जो संस्कृति थी ये कृषि और पशुपालन पर आधारित इसकी अर्थव्यवस्था थी। यानी कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हो गई थी। उसके बाद लोग अस्थायी निवास करने लगे थे, और ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। हम जानते हैं कि हड़प्पाई संस्कृति जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता संस्कृति थी और उसको हम नगरीय संस्कृति कहते हैं। और यहाँ शिल्प के सीमित साक्ष्य मिलते हैं। शिल्प यानी हो गया कि कोई भी कारीगरी, जैसे कांस्य बनाना, ये सब का सीमित साक्ष्य मिलता है। यानी कांस्य मिलता ही नहीं, कहीं कहीं मिल पाता है। और पक्की ईंट और सिक्कों का साक्ष्य इस समय नहीं मिल पाता है। पक्की ईंट हड़प्पाई संस्कृति का था कि पक्की ईंट से इस सभ्यता का निर्माण हुआ था, नगरीय सभ्यता का। लेकिन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ पक्की ईंट नहीं मिलेगा, कुछ जगह मिलेगा भी तो कच्ची ईंट मिलेगा। इसके बाद हम कुछ संस्कृति जो है इससे जुड़े हुए हैं उस संस्कृति की बात करते हैं। तो ताम्रपाषाण से जुड़ा हुआ कुछ संस्कृति हम देख लेते हैं। इस संस्कृति की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में बहुत बात होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति को हड़प्पा काल के समांतर माना जाता है। यानी 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसका विकास मध्य प्रदेश में हुआ था। इस संस्कृति का जो नाम पड़ता है वो जगह के स्थान के पे आधारित होता है कि यानी जिस जगह से इसकी खुदाई हुई है उस अनुसार इसका नाम पड़ता है। ये सब जगह का नाम है। उसके बाद मालवा संस्कृति की बात करते हैं तो मालवा संस्कृति भी मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका भी संबंध है 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। अधिकतर जो संस्कृति है वो 1200 ईसा पूर्व तक ही खत्म हो जाती है। सिर्फ जोरबे संस्कृति जो है वो 700 ईसा पूर्व तक चलती है। मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है नाबदा टोली और
एरन और नागदा, ये तीनों जो स्थल है ये मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कभी प्रश्न आ सकता है कि नर्मदा टोली जो स्थान है वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो ये मालवा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का विकास राजस्थान में हुआ था। एक बनास नदी घाटी है, सूखी नदी घाटी है बनास की, वहाँ इस संस्कृति का विकास हुआ था। और इसका एक प्रमुख स्थल जो है वो गिलुंद है। आप गिलुंद के बारे में बहुत पढ़ते होंगे। ये आहार संस्कृति से संबंध रखता है। उसके बाद आता है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति ये इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और इसका काल जो माना जाता है 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक, यही संस्कृति सबसे अंतिम तक चलती है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन सी संस्कृति वैदिक युग तक चली थी, तो यह संस्कृति था जोरवे संस्कृति। हम देख सकते हैं कि ये उत्तर वैदिक युग तक चला है। उसके बाद इसका जो प्रमुख स्थल है इसमें इमामगांव, दैमाबाद और नेवासा, ये तीन स्थल जो है वो जोरवे संस्कृति से जुड़ाव रखता है। इमामगांव, दैमाबाद और नेवासा। हमें घबराना नहीं है कि ये सब संस्कृति एक साथ ही क्यों चलती है। तो अलग अलग जगह पे कुछ संस्कृति है, जैसे हम इसी समय देखते हैं कि यहाँ ताम्रपाषाण काल ही चल रहा है और इसी समय हम देखेंगे कि ये हड़प्पा संस्कृति जो है भारत के उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान में ही क्या है कि बहुत सारे हड़प्पाई स्थल देखने को मिलेगा जो कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता है। लेकिन ये सब जितना भी है ये सब ग्रामीण सभ्यता है, यानी यहाँ गांव की विकास हो। एक साथ अभी भी हम देखते हैं हमारे देश में, तो दिल्ली जैसे महानगर भी है हमारे देश में, और अंडमान निकोबार और हम उत्तरी पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग भी रहते हैं जो आदि मानव काल के जीवन ही अभी भी व्यतीत कर रहे हैं, यानी वो भी अभी पाषाण युग में। अधिकतर स्थल जो है अभी भी भारत में पाषाण युग में ही है, यानी उसका विकास आधुनिक युग में नहीं हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग आधुनिक मानव है, यानी हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को भी अभी ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन आदिवासी लोग बहुत को ये भी नहीं पता होगा कि मोबाइल क्या चीज़ है। तो वो सब अभी भी पिछले युग में ही जी रहा है। तो एक साथ ही बहुत कोई भी देश है वहाँ एक ही साथ बहुत सारे संस्कृति चलती रहती है। और हमारे भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ तो बहुत सारे संस्कृति एक साथ चला ही है, जिसके कारण यहाँ की भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है और रहना खाना पीना सब बहुत सारी चीज़ अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत विविधताओं का देश है और यहाँ बहुत सारे संस्कृति एक साथ चलती है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि इसी समय कांस्य युगीन सभ्यता भी चलती है और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वैदिक युग भी आरंभ हो गया, उत्तर वैदिक काल भी आ गया है, लेकिन यह ताम्रपाषाण युग में ही पड़ा हुआ है। हम पहले ही बताएं कि पहला जो धातु का खोज हुआ था वो था तांबा से ही क्या हुआ है कि ताम्र युगीन संस्कृति का विकास हुआ है। और दूसरा धातु की बात करते हैं तो दूसरा धातु कांसा था, जिसको तांबा प्लस टीन मिला के, तांबा और टीन के उचित मात्रा में प्रयोग करने के बाद कांस्य युग की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मृदभांड पे आधारित जो संस्कृति थी उसको हम देखते हैं कि उसका नामकरण कैसे किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मृदभांड आधारित संस्कृति। ये संस्कृति भी हम जो पिछले स्थल की बात करते हैं, स्थल आधारित संस्कृति के साथ ये भी संस्कृति चलती है। तो पहला है ओसीपी संस्कृति, इसको कहा जाता है गैर वर्णीय मृदभांड संस्कृति। यानी हो गया कि इस मृदभांड यानी हो गया मिट्टी के बर्तन का जो आविष्कार हो गया था चाक के आविष्कार के साथ ही, तो मृदभांड संस्कृति ये गैर वर्णीय था, यानी इस पे कोई भी कलर चढ़ा हुआ नहीं था। ये सबसे पहले माना जाता है, इस संस्कृति का विकास जो है वो पहले हुआ था, यानी कोई भी रंग के विकास होने से पहले जो भी मृदभांड होगा वो गैर वर्णीय होगा।
उसके बाद शुरू होता है BRW। BRW इसका इंग्लिश करेंगे ब्लैक रेड वेयर, यानी हो गया काला एवं लाल मृदभांड। इस संस्कृति का विकास भी साथ साथ चलता है, यानी इस युग में काले और लाल मृदभांड की चर्चा होती है। उसके बाद आता है PGW। तो PGW को कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड। यानी इस काल में क्या है कि मृदभांड को चित्रित करके, बहुत सारे कलर से चित्रित करके इस काल में मृदभांड का उपयोग किया जाता था। जैसे इस काल की बात करते हैं तो इस काल में काले एवं लाल से मृदभांड को रंगा जाता था, और PGW के काल में क्या होता था कि बहुत सारे कलर से उसको कलर किया जाता था। तो ये दोनों संस्कृति का विकास जो माना जाता है वैदिक युग को माना जाता है। वैदिक युग में इसका विकास हुआ था। ये दोनों संस्कृति वैदिक युग में चलेगा, यानी इस संस्कृति से जुड़ा हुआ जितना भी स्थल मिलेगा वो वैदिक युग से जुड़ा हुआ रहेगा। यानी वैदिक युग कब है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आता है NBPW। इसको नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड जो है इस संस्कृति का विकास जो हम मानते हैं ये बुद्ध काल और मौर्य काल, इस काल में इस संस्कृति का विकास हुआ था। हम जैसे ही बात करते हैं काले, तो लोहा का आविष्कार, इस समय लोहे के आविष्कार के साथ इसका चलता है। यानी हम जानते हैं कि लोहा का आविष्कार जो है उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में क्या हुआ था, लोहे का विकास हो गया था। तब से ही क्या हुआ कि इस संस्कृति का विकास हुआ, और इस संस्कृति का जुड़ाव जो है वो बुद्ध काल और मौर्य काल से माना जाता है। यानी जितना भी संस्कृति देखते हैं ये इतिहासकार के द्वारा क्या किया गया, मृदभांड जो जितना भी है मृदभांड पर आधारित इस संस्कृति का विकास माना जाता है। यानी वो जो भी स्थल मिला है उस स्थल से किस प्रकार की मृदभांड पाया गया है उस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद एक बात तथ्य और देख लेते हैं कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल जो है ये दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो दक्षिण भारत में दोनों साथ साथ चलेगा, यानी कुछ जगह नवपाषाण कालीन स्थल होगा और कुछ जगह ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यानी जहाँ तांबा मिल गया तो उसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति बोल देंगे, और जहाँ से तांबा नहीं मिला है जिस जगह से उसको नवपाषाण काल में ही रखेंगे। दोनों संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, पशुपालन, दोनों की विशेषता पशुपालन और कृषि, सिर्फ तांबा का फर्क है। जहाँ तांबा मिल गया उसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहेंगे, और जहाँ तांबा नहीं मिला उसको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में गिनती नहीं करेंगे। इसी के साथ हम ताम्रपाषाण युग को समाप्त करते हैं। इससे ज़्यादा फैक्ट लेना कुछ भारीपन का एहसास करा देता है, और हम जितना भी स्टूडेंट को देखते हैं वो फैक्ट यानी तथ्य प्रेमी होता है। यानी उसको जितना ज़्यादा तथ्य दिया जाता है वो उसको उतना अच्छा लगता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाता है। इसलिए हम उतना ही तथ्य को लेंगे जिसको पढ़ने के बाद अब कोई भी कोई भी बुक हो उससे पढ़ने के बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप इसको तैयारी करने के बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वो आसानी से समझ में आएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग आसानी से कोई भी बुक समझ सके। तो इसी तरह हमारे चैनल से लाभ उठाते रहिए और दूसरे को भी ये लाभ देते रहिए। धन्यवाद।